जी उसामा साहब, आपसे बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं किसानों के हवाले से भी, उनकी क्या जो है वो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं, शुगर स्कैंडल के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन जो एक सान्या पेश आया है कराची में गुल प्लाजा का, सभी के जो है वो दिल दहलाने वाला जो है एक वाकया है, सभी की नजरें उस पर हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किस पे ये जिम्मेदारी डाली जाए। अब पीपल्स पार्टी MQM भी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 18वीं तरमीम पे भी जो है वो सवालात उठ गए हैं कि उसमें सूबों को इख्तियारात तो दिए गए लेकिन डिवॉल्व नहीं किया गया और इसकी वजह से सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा। आपकी क्या राय है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए रबिया बहन, बात यह है, ये जब भी कभी इस तरह का सानहा रूनुमा होता है, ये आम तौर पे होता है 1 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 हफ्ते, फिर इंक्वायरियां लगती हैं, फिर फाइलें खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। आपको पता है कि किस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है। और जो बात सुबह कल असेंबली में पीपल्स पार्टी के MNA ने वहां पे बातें की हैं कि ये वो MQM के जो कायद थे इल्ताफ हुसैन, उसके बॉडीगार्ड ने एक मंजिल से बाकी मंजिलें बनाई। वो पुराने जो ज़ाब्ते थे उनको बालाए ताक रखते हुए, ये तो उसका सानहा हो गया, तो उनकी लबकुशाई हुई। अब कभी और सानहा होगा तो पता चलेगा कि जरदारी साहब के फ्रंटमैनों ने और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कितनी कितनी मंजिलें और किस किस तरह से हुई है। चाइना कटिंग, ये सारे अवामल हमारी सियासत के अंदर जो गलाजते हैं, ये दौरे जदीद की पैदावार हैं। ये इब्लाग के दौर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और ये जबर का दौर है, इसमें लोग बोल नहीं पाते। जब बोलते हैं वोट की ताकत से बोलते हैं, फिर 8 फरवरी को उनकी आवाज दबा दी जाती है। जी, ये बात ये है कि गुल प्लाजा को पहला सानहा नहीं है, इससे पहले कितने सानहात हुए हैं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, कई बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं। ये तो बज़ाहिर लगता है ऐसे ये कि ये हादसाती तौर पे आग लगी है, लेकिन मसला सोचने का ये है कि जब आग लगती है तो क्या वहां पे फायर अलार्म नहीं होता? वहां पे इसके मुतबादिल रास्ते और इमरजेंसी उसे एग्जिट कोई नहीं होते? ये कौन है जो इन चीजों को करते हैं? मैं आपको गोजरे के अंदर ऐसे मोहल्ले दिखा सकता हूं जहां पे 5-5 फुट की गलियां हैं चौड़ी, लोग अपने मुर्दों को अपने हाथों पे लेके आते हैं। ये उस दौर के जिन लोगों ने इन NOCs दिए इन बिल्डिंग्स के, इस असर कॉलोनी जैसी आबादियों के, उनको चौक के अंदर सजा देनी चाहिए। हमें कब्बे टांगने पड़ेंगे। ये खेतों का असूल है कि जब खेत को, फसल को जानवर कब्बे खराब करते हैं, किसान ये करता है कि वहां पे या तो पुतले बना के खड़े कर देता है या फिर वहां पे 2 कब्बे मार के टांगता है। हमने आज तक कोई कब्बा नहीं मारा। ये कब्बे वही हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं। ये माफियाज हैं और हुकूमत के अंदर बैठे हैं। पाकिस्तान का अलमिया है कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हमारा अमल कोई नहीं है। उसामा साहब, खाली कौम ये बताएं ना कि ये बातें होते रहेंगे। जी, ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक पॉइंट रेज कर दिया है यहाँ पे। और जब ये वाकया हुआ है तो ऐसा लगता है कि जो 18वीं तरमीम जिसको हम अब तक जो है वो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन उसको उसकी रूह के मुताबिक जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सूबों को खुद मुख्तार तो कर दिया गया लेकिन पावर्स जो है वो सेंट्रल ही जो है वो रखी गई और उनको डिवॉल्व नहीं किया गया, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनएफिशिएंटली जो है वो रन कर रही हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आपके ख्याल में कि वाकई 18वीं तरमीम आ तो गई लेकिन उसको जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए था वो ना हो सका? 18वीं तरमीम की आमद पे बहुत बगल बजाए गए। पीपल्स पार्टी और ये हमारी मुस्लिम लीग नून के ये मुश्तरका तौर पे लेके आए थे। पीपल्स पार्टी अपना इसको बड़ा क्रेडिट देती है अपने आप को। ठीक है, होना चाहिए। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और वसाइल की सूबों तक तकसीम। मसला यह है कि सिंध के अंदर लगा कहां पे है? जिस तरह से पंजाब के अंदर एक शहर के अंदर कुछ चंद सड़कात को चमका के, धो के और बना सवार के पेश करते हैं, सिंध के अंदर भी यही कैफियत। ये गोठों, खलियानों, खेतों तक जो सड़कें हैं जाके देखें क्या हाल है। पंजाब के अंदर आप पसमानदा बस्तियों का हाल देखें,
पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, यही सिंध में तो लूट इससे भी ज्यादा मची हुई है। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेजॉरिटी नशिस्तें जीती थी। मेजॉरिटी नशिस्तें ये 15 या 16 नशिस्तें आउट ऑफ 17 फिर कैसे बंदर बांटी गई। ये जब तक ये सिलसिले चलेंगे, गुल प्लाजा क्या इससे बड़े बड़े साने होंगे। हमारी आंखें तो 1971 के साने से नहीं खुली। अब हम किसी बहुत बड़े हादसे के मुंतजर हैं। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हम इर्द गिर्द के हालात से सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का शिकार है, वेनेजुएला में जा क्या हुआ है, और उसके बाद जो बदमस्त भैंसा है ये ग्रीनलैंड पे चढ़ने के लिए तैयार है। डेनमार्क वाले उससे पनाह मांग रहे हैं। नॉर्वे के साथ क्या हो रहा है जी, नोबेल प्राइज दो नहीं तो हमारी ऐसी तैसी। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है सीधा पाकिस्तान के ऊपर होगा। और मुस्लिम उम्मा के अंदर सवाए ईरान के किसी मुल्क के अंदर कोई ऐसा दमखम नहीं है, जो ऐसी क़यादत नहीं है जो आगे बढ़ के इन चीजों को देख सके। उन लोगों ने खून दिया हुआ, और खून का दिया हुआ इनकलाब, खून दे के जो इनकलाब आता है वो बड़ा ताकतवर होता है। अमेरिका ने पहले वहां पे मुसल्लत की। हम चाहते हैं कि आपने आज कौमी असेंबली में उसामा साहब आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको भी टच कर लें। मैं चाहता हूं कि आज जो असेंबली में आपने बड़े अच्छे आपने इश्यूज उठाए, मैं चाहता हूं कि उन पर भी बात कर लीजिए जरा। आज आपने वहां पे बताया कि शुगर के हवाले से, जो शुगर के आज बताया कि नवीद कमर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बाकी दोस्तों ने भी किया, वहां पे राना तनवीर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, कि इस वक्त ये पहले हम देख रहे हैं कि आपके गन्ने की कीमत जो है वो इस वक्त डिप्रेस है, किसान आपका खुश नहीं है। आपने आलू की बात की, अब गोजरा का बताया, ओकाड़ा का बताया, सहीवाल का बताया कि वहाँ के किसान जो है इस वक्त किस हालत में है और अपनी आलू की फसल जो है वो टक्के टोकरी बिक रही है और अपने जानवरों को खिला रहे हैं। हमें ज़रा इसकी डिटेल में बताएंगे। शुगर की जो आपने बात की कि वो माफियाज हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ज़रा उन पे हमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए, जो आज आपने वहाँ गुफ्तगू की है, जो किसान इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। सर रऊफ क्लासर साहब, आप एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं, और आपकी ये जो मुआशी ये जो डुगडुगी बजाने वाले हैं, आप इनकी गिरफ्त भी करते हैं। ये हमें सब कुछ बड़ा चमकदार बना के दिखाते हैं। यकीन माने, ये किसान, हमारे किसान की कोई आवाज नहीं। ये वो अल्लाह की मखलूक है जिसके जो लीडर हैं वो इसको ही खाते हैं। मैं छोटा सा, ये हमारे उधर पड़ोस में चौधरी शुगर मिल थी, मियां साहबान की फैक्ट्री, वो अब इत्तेफाक से यहाँ पे चूंकि शुगर का वो परसेंटेज कम थी, वो कॉटन जोन में रहीम यार खान ले गए उसको, क्योंकि हर चीज पे दस्तरस है। मजे की बात यह है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे उधर गोजरा में 5 या 6 छोटी शुगर मिलें थी। ये जब हमने जमहूरियत में बहुत तरक्की कर ली, फिर ये हुआ कि ये शुगर मिलें चंद खानदानों की रह गई, और वो भी जो हुक्मरान खानदान थे। ये जरदारी फैमिली की मिलें हैं, शरीफ फैमिली की मिलें हैं, इनके चहेतों की मिलें हैं, ये जहांगीर तरीन की मिलें हैं, ये हुमायूं अख्तर की मिलें हैं। आप इनको चेक करें कौन है ये, इनके ताने बाने कहां पे जाके जुड़ते हैं। गरीब किसान का खून चूसना इनका वतीरा। इन्होंने पेमेंट्स के अंदर वो लोगों को जलील करते हैं, पेमेंट नहीं करते, और अदायगियों के अंदर इतना लोगों को ख्वार किया जाता है। यानी एक कंजवानी शुगर मिल है, कंजवानी शुगर मिल में वो बार्टर सिस्टम चल रहा है। आप गन्ना दें चीनी लेने, चीनी अगर 14,000 रेट है, 14,800 रुपए में देंगे। और फिर उसके अंदर भी आगे इनके बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं, और सालों से लोगों को पैसे दबाए होते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है सर, वो तो आपने बात की, आपका इस वक्त जो मसला चल रहा है, जो मुझे आपकी भी बात समझ आई, नवीद कमर साहब पे भी हम आते हैं, कि वो ये कह रहे, किसान कह रहा है कि आप जितनी महंगी चीनी बेच रहे हैं उतना सस्ता रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमसे गन्ना सस्ता ले रहे हैं और महंगा करके बेच रहे हैं। एक तो ये है कि उनको रेट नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है जिस प्राइस पे वो फी मन चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा जो पॉइंट आज वो उठाया गया वो ये था कि जनाब कि जब भी ये क्रशिंग सीजन इस वक्त शुरू है और ये चीनी की इस वक्त मतलब है
اس کی پیداوار ہو رہی ہے, ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اسی وقت چینی امپورٹ کر لی گئی ہے سر, 3 لاکھ ٹن آ گئے, $130 ملین کی وہ لے لیا, جس سے آپ کے گنے کی قیمت جو ہے وہ مل والے کم کر رہے ہیں. سیم آپ کو یاد ہوگا گندم کے ساتھ ہوا تھا, جس کی وجہ سے ادھر بلینز روپیز کے کسان کے ساتھ ہوا کہ جب یہاں پہ آپ کی گندم کی وہ فصل کٹنے والی تھی, نگران دور کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی وقت یہاں جہاز جو ہے لینڈ کر رہے تھے آپ کی گندم سے بھرے ہوئے, تو چینی کی آپ کی قیمت جو ہے 2000-3000 تک چلی گئی تھی, اب 2200 روپے انہوں نے لاسٹ ایئر کے. سو کسان تو اس طریقے شوگر میں بھی لٹ گیا ہے, وہ یہ گندم میں بھی لٹ گیا ہے سر. تو اس پہ آپ کی جی روب بھائی بدقسمتی سے یہ ہماری پیپل فرینڈلی اگر پالیسیز ہوں گی عام آدمی تک اس کے اثرات جائیں گے. آپ نے درست فرمایا, جب نگران دور میں آج سے 2.5 سال پہلے جب گندم کی فصل آنے کو تھی, انہوں نے گندم امپورٹ کر لی, اور گندم بھی امپورٹ اس طرح کی وہ گندم ہوتی ہے جو عام طور پہ آپ کسی سے پوچھ لیں فلور مل والے سے, وہ ہماری اس کا آٹا اور اس سے روٹی نہیں بنتی, وہ ہماری ادھر کی دیسی گندم اس میں ملا کے چلاتے ہیں اور مہنگے داموں لی. پھر نتیجہ کیا ہوا, انہوں نے پرچیز نہ کی. پرچیز نہ کرنے سے جو گندم ہمیں 3400-3500 روپے من گھر پہ کسان کو پڑتی ہے, وہ میں نے خود میں حلفن کہتا ہوں میں نے 3 مہینے رکھ کے 2100 روپے میں وہ گندم بیچی تھی. کیا کریں, ہماری کیش کراپ ہے, ہماری 70% آبادی جو زراعت سے منسلک ہے, اب تو 5000 روپے بک رہی ہے سر, اب تو 5000 روپے آپ نے تو اس پہ, اور اب 5000 روپے بک رہی ہے. جو ساہوکار تھے, جو پیسے والے تھے, آج 5000 میں اگر گندم بک رہی ہے تو ان کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کو علم ہے جو انٹرم سیٹ اپ میں جو وزیر اعظم تھے, جب ان سے کوئی گرفت ہوئی اس کے بعد یہ حکمران پارٹی کے کسی ایم این اے نے بات کی کہ آپ نے بڑا کسانوں کے ساتھ ظلم کیا, انہوں نے کہا چپ کر جاؤ نہیں تو میں بتا دوں گا 8 فروری کو میں نے کیا تمہارے لیے. دیکھیں یہ معاملہ پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. اگر زمیندار کے گھر میں کوئی 4 پیسے ہوں گے تو شہروں کے اندر رونق اسی سے آئے گی, اور میگریشن بھی شہر کے دکانداروں دیہاتوں سے میگریشن بھی نہیں ہوگی شہروں کو. وہ جو آج سے 4 سال پہلے جس گنے کی قیمت 450 یا 425 روپے تھی, جب چینی کا ریٹ 90, 100 اور 110 تھا, آج وہی گنا جب چینی آپ کی 200 کے قریب بک رہی ہے, کیوں اس کو 400 یا 450 روپے کرتے ہیں, اس کو 600, 700, 800 روپے پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ ہم نے زمیندار کا احسان ہے قوم پہ,